अंदर हमने इन तीनों मेटल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना था और गैस के हवाले से गैस की कुछ प्रॉपर्टीज थी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 5 को रिकॉल करें तो उसमें सबसे पहले हमने गैस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। गैस के बिहेवियर को समझने के लिए हमने चार्ल्स लॉ और बॉयल लॉ का जिक्र किया था। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, इवेपोरेशन, जो कि एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। आज हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन किसकी प्रॉपर्टी है, इवेपोरेशन जो है इस प्रोसेस के होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो जरूरी हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के प्रोसेस को स्पीडी कर सकते हैं या उसमें एक इनहिबिटर का, उसके अंदर रुकावट का काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का प्रॉपर्टी, आज का एक टॉपिक है इवेपोरेशन। तो सबसे पहली बात, इवेपोरेशन जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन जो है ये सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टी है और इवेपोरेशन का मतलब होता है किसी भी लिक्विड मटेरियल का, किसी भी माया का स्पॉन्टेनियसली अपने आप खुद ब खुद अपनी गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाना, ये जो प्रोसेस है इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन को पढ़ने से पहले आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें देखी होंगी जिनमें इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, हम कपड़ों को वॉश करने के बाद, धोने के बाद उसको छत पे डाल देते हैं, कपड़े गीले होते हैं और कुछ मिनट्स के बाद, कुछ घंटों के बाद हम जब कपड़ों को उतारते हैं, छू के देखते हैं तो वो कपड़े खुश्क हो चुके होते हैं। तो दरअसल उन कपड़ों के अंदर जो लिक्विड था, जो पानी था, वो सारे का सारा किधर चला जाता है? वो कपड़ों पे सारे का सारा जो पानी है वो इवेपोरेट हो चुका होता है। वो जितना भी मॉइस्चर, जितनी भी नमी होती है, जितना भी लिक्विड होता है पानी, वो सारे का सारा सनलाइट की वजह से, धूप की वजह से वो सारा गैसियस फॉर्म में जा चुका होता है। उसकी भाप बन चुकी होती है, उसके वेपर्स बन चुके होते हैं। या अक्सर बारिश के बाद हमारे इर्द गिर्द के इलाके में पानी इकट्ठा हो जाता है। कुछ पानी जो है वो तो सीवरेज की तरह बहकर, सीवरेज की तरह बहकर चला जाता है, कुछ पानी जमीन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। तो पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो इवेपोरेट हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद वो सारे का सारा पानी क्योंकि इवेपोरेट हो चुका होता है, वो जगह बिल्कुल खुश्क हो जाती है। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको दी, कपड़े धोने के बाद छत पे डाल देना और कुछ अरसा बाद उनका सूख जाना, या बारिश के पानी का जमीन पे जमा हो जाना और कुछ अरसा बाद वो सारे के सारे पानी का इवेपोरेट हो जाना, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहली बात, इवेपोरेशन जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। दूसरी बात, इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसे आप स्टॉप नहीं कर सकते। इवेपोरेशन होती क्या है? व्हाट इज इवेपोरेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच a liquid change into its gaseous form। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड अपनी गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वाटर H2O, अगर ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, अगर हमारे पास वाटर लिक्विड फॉर्म में है और कुछ ऐसा बाद हम देखते हैं वाटर जो है वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जैसे कपड़ों के ऊपर हुआ था, ये गली के अंदर जो पानी इकट्ठा हो चुका था बारिश का, रेन वाटर, उसका जो सारे का सारा लिक्विड था, वाटर था, वो गैसियस फॉर्म में गया था। ये जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वाटर के गैस वेपर्स बन रहे हैं, इस प्रोसेस को बोल देंगे इवेपोरेशन। और ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, एनर्जी लेना पड़ती है। Evaporation is an endothermic process। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। ये जो वाटर है इसका लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चले जाना, इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। और इस प्रोसेस में 41 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। एक मोल पानी को लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए 41 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए।
तो बात समझ में आई, इवेपोरेशन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एंड इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन व्हिच a liquid changes into its gaseous phase. इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि इट यूटिलाइज एनर्जी। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी इस्तेमाल होती है, यूटिलाइज होती है। सवाल आता है, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये कूलिंग भी पैदा करता है। इवेपोरेशन कोज कूलिंग। इवेपोरेशन के प्रोसेस से ठंडक पैदा होती है। उसकी वजह क्या है? अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है जिसे हमने किसी वेसल के अंदर, किसी सिलेंडर के अंदर बंद किया है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ये जो डॉट्स मैंने लगाए हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं। इवेपोरेशन के प्रोसेस को समझने के लिए, इवेपोरेशन कूलिंग पैदा करता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से ठंडक पैदा होती है। इस बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पे सिलेंडर बनाया है और इस सिलेंडर के अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल हैं। किसी भी सिलेंडर के अंदर जब हम लिक्विड ऐड करते हैं तो उन तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कम रफ्तार से, कम स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, उनकी मूवमेंट भी तेज होगी, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी, उनकी मूवमेंट भी कम होगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल जब सिलेंडर के अंदर मूव करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भी टकराते हैं और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं सिलेंडर की दीवारों से भी टकराते हैं। ये मैं कुछ एरोस शो कर रहा हूं, रैंडम अंदाज के अंदर मैंने कुछ एरोस लगाए हैं। ये एरोस जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। चूंकि ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। चूंकि सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं, इसलिए कुछ मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्पीडी हैं, कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो कम स्पीड से मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, हो सकता है वो लिक्विड की सरफेस पे आ रहे, और चूंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, वो लिक्विड की सरफेस से लीव करके जा सकते हैं। लिक्विड की सरफेस से जब वो लीव करेंगे तो उनके वेपर्स बन चुके होंगे, वो अपनी गैसियस फॉर्म में जा चुके होंगे। आई रिपीट, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो ठंडक कैसे पैदा करता है, इस प्रोसेस को समझने के लिए एक सिलेंडर लिया हमने। उस सिलेंडर में ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है। जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, ज्यादा रफ्तार से मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, और हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल अगर तो लिक्विड की सरफेस पे आ जाए तो वो वहां से लेफ्ट करके जा सकते हैं, वहां से लीव करके जा सकते हैं। जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लीव कर जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे, तो बाकी सिलेंडर के अंदर, बाकी कंटेनर के अंदर सिर्फ वो वाले मॉलिक्यूल बच जाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी। ओवरऑल जो सारे का सारा सिलेंडर होगा उसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये चूंकि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये एक खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और इसे कभी भी स्टॉप नहीं किया जा सकता। इवेपोरेशन के प्रोसेस को कभी भी स्टॉप नहीं किया जा सकता। इस लिक्विड में से अगर वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो लीव करके गए चले और बाकी वो मॉलिक्यूल रह जाएंगे जिनकी एनर्जी लो है, अब जब उनको इवेपोरेशन करने की जरूरत आएगी, जब वो मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे, उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी लो है उन्होंने भी कुछ मिनट्स के बाद उन्हें इवेपोरेट करना है, लेकिन इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि ये इवेपोरेट कर सकें, इसीलिए ये अपने सराउंडिंग से एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी
लो हो चुकी थी, उनकी जब इवेपोरेशन होगी तो वो अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द का जो इलाका होगा, अपने आसपास का जो एरिया होगा, वहां से एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे। जब वो अपने आसपास से एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे तो उनका जो सराउंडिंग होगा उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, लो हो जाएगा, और हमारे आसपास का वो इलाका जहां पर इवेपोरेशन हो रही है, उसके लेफ्ट और राइट उसका जो सराउंडिंग वाला एरिया होगा वो ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो चुका होगा। हम कहते हैं इवेपोरेशन से कूलिंग पैदा होती है। इवेपोरेशन से कूलिंग पैदा होती है, ये बात समझने के लिए अगर हम अपनी हथेली के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर अल्कोहल के चंद कतरे गिराएं, अगर हम अपने हाथ के ऊपर अल्कोहल के या पेट्रोल के चंद कतरे गिराएं तो हम देखते हैं चंद ही सेकंड के अंदर वो सारे की सारी अल्कोहल और वो सारे का सारा पेट्रोल जो है वो आपकी हथेली से उड़ जाता है। अल्कोहल और पेट्रोल जो है ये दो ऐसे लिक्विड्स हैं जिनके अंदर इवेपोरेशन की बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है। अगर हम अल्कोहल या पेट्रोल को अपनी हथेली पे गिराते हैं तो फौरन से वो सारे का सारा जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाता है। वो अल्कोहल और वो जो पेट्रोल है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान, इस इवेपोरेशन के दौरान आपके हाथ के ऊपर ठंडक का एहसास पैदा होता है। वो ठंडक का एहसास कैसे आता है? उसकी वजह ये है कि अल्कोहल और पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स ने जब इवेपोरेशन करनी थी, उन्होंने अपनी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाना था, तो उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की जरूरत थी, उन मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर की जरूरत थी, उन मॉलिक्यूल्स को हीट करने की जरूरत थी। अल्कोहल के वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा थी वो तो इवेपोरेट कर गए, जिस वजह से बाकी वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी कम थी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो थी, जब उन्होंने इवेपोरेशन करना था तो उनकी इवेपोरेशन के लिए नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जरूरत पेश आती है। वो एनर्जी आपके हाथ से, आपकी हथेली से अब्सॉर्ब करते हैं, जिस वजह से इवेपोरेशन से ठंडक पैदा होती है। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि वन फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर टेकिंग बाथ। एक इंसान जो है टेकिंग बाथ लेने के बाद उसके जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा होता है। उसकी वजह ये होती है कि आफ्टर टेकिंग बाथ इंसान की बॉडी के ऊपर, इंसान के जिस्म के ऊपर पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स रह जाते हैं, पानी के नन्हे नन्हे छोटे से ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। जब एक इंसान आफ्टर टेकिंग शावर, आफ्टर टेकिंग बाथ एक फैन के नीचे आता है, एक पंखे के नीचे आता है, तो उसकी बॉडी से वो जो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं उनकी इवेपोरेशन होती है। आपकी बॉडी के ऊपर पानी के जो छोटे से ड्रॉप्स होंगे उनकी जब इवेपोरेशन होगी, उस इवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमने भी डिस्कस किया है कि इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। वो जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स जब आपकी बॉडी से इवेपोरेट होते हैं तो उन इवेपोरेशन के दौरान वो आपकी बॉडी की जो हीट होती है उसे अब्सॉर्ब करते हैं, जिस वजह से एक इंसान जो है उसको बाथ के बाद, आफ्टर टेकिंग बाथ जो है, ही फील द सेंस ऑफ कूल, उसे ठंडक का एहसास पैदा होता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, इसे सुस्त किया जा सकता है, ये स्लो डाउन किया जा सकता है, इसकी स्पीड में कमी और इसकी स्पीड में इजाफा जरूर किया जा सकता है, लेकिन इवेपोरेशन का प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होता। अच्छा बच्चों, हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता। हाँ, इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है या इस प्रोसेस को स्पीडी जरूर किया जा सकता है। हम कुछ फैक्टर डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की बेस पे आप इवेपोरेशन के प्रोसेस को स्पीडी कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर है। सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर है। टेम्परेचर
के बढ़ने से हम जानते हैं किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो सकता है। जैसे जैसे आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा और वो ज्यादा स्पीडी मूव करेंगे। टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके कोलिजन के चांसेस, उनके आपस में टकराने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उनकी मूवमेंट, उनकी मोशन तेज हो जाने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स की कोलिजन बढ़ेगी और वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी स्पीडी मूवमेंट की वजह से लिक्विड की सरफेस को लीव करके चले जाए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से जो कोलिजन है, मॉलिक्यूल्स का जो टकराव है वो भी बढ़ता है और कोलिजन के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के जो चांसेस हैं, चांसेस ऑफ लीविंग सरफेस में से मॉलिक्यूल्स के जो लीव कर जाने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। कॉमन सेंस है, हम जानते हैं कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेगा उतनी ही आसानी से वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जा सकता है। इसीलिए टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स रेट ऑफ इवेपोरेशन की रफ्तार जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है उसको स्पीडी कर सकते हैं या उसकी रास्ते में रुकावट का बायस बन सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं। पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। हम जानते हैं जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट भी बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। वो ज्यादा स्पीडी, ज्यादा तेजी से मूव करते हैं और जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी उनके आपस में कोलिजन के चांसेस उस वेसल, उस सिलेंडर, जिस सिलेंडर के अंदर में बंद किया गया है उनसे टकराने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कोलिजन के चांसेस भी बढ़ेंगे और वो मॉलिक्यूल अपनी ज्यादा तेज रफ्तार की वजह से किसी भी लिक्विड की सरफेस को आसानी से छोड़कर अपनी गैसियस फॉर्म में जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इवेपोरेशन की रफ्तार में इजाफे का बायस बनता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। अपनी डेली लाइफ में, अगर हम अपनी डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल का मुशाहिदा करना चाहते हैं तो कपड़ों को धोने के बाद अगर हम धूप में डाल देते हैं तो वो कपड़े ज्यादा जल्दी सूख जाते हैं एज कंपेयर टू वो वाले क्लोथ्स, वो वाले कपड़े जिन्हें हम छांव में डाल देते हैं। धूप जो है उसमें चूंकि टेम्परेचर छांव की निस्बत, शेड की निस्बत, शैडो की निस्बत ज्यादा होता है, उसका टेम्परेचर चूंकि ज्यादा होगा उस वजह से मॉलिक्यूल्स को, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी और उनकी कोलिजन से उनके इवेपोरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा जो फैक्टर है सरफेस एरिया है। इवेपोरेशन की शरह पर असरअंदाज होने वाला, इवेपोरेशन की स्पीड के ऊपर असरअंदाज होने वाला जो है वो दूसरा फैक्टर सरफेस एरिया है, सतही रकबा है। हम जानते हैं कि किसी भी चाय को ठंडा करने के लिए प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी डेली लाइफ में अगर हम देखें तो किसी भी चाय को देखें तो वो कप की निस्बत जो है प्लेट के अंदर ज्यादा आसानी से ठंडी हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो प्लेट होती है उसका सरफेस एरिया किसी भी कप की निस्बत जो है वो ज्यादा होता है। अगर हम कप में देखें तो कप में सिर्फ ये लिमिटेड सा सरफेस एरिया है जहां से स्टीम के मॉलिक्यूल, भाप के मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट करके जा रहे हैं। जबकि अगर हम किसी प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट का सरफेस एरिया चूंकि ज्यादा होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स के लीव करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जितना सरफेस एरिया कम होगा मॉलिक्यूल्स आपस में तो कोलाइड करेंगे, हो सकता है वो सरफेस की तरफ आने की कोशिश भी करे, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ दी मॉलिक्यूल्स जो हैं जो 1 सेकंड के अंदर, जो 1 मिनट के अंदर उस सरफेस एरिया में से लीव करके जा रहे हैं, उनकी तादाद
कम होती है, जिस वजह से इवेपोरेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है उनकी इवेपोरेशन के चांसेस भी कम होते हैं। इसी तरह जैसे एक कप और प्लेट की एग्जांपल है, इसी तरह मॉलिक्यूल्स किसी भी बोतल के अंदर, अगर हम किसी भी बोतल की बात करें तो बोतल के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स की इवेपोरेशन के चांसेस सबसे कम होंगे। यहाँ पर हमने 3 फिगर्स बनाई है। फिगर 1 में एक बोतल है, 2 में एक कप है और 3 में एक प्लेट है। तो किसी भी बोतल के अंदर उसका चूंकि सरफेस एरिया, वो जगह जहां से मॉलिक्यूल्स लीव करके जा रहे हैं वो सरफेस एरिया सबसे कम है, इसकी इवेपोरेशन सबसे कम होगी। कप का सरफेस एरिया बोतल की निस्बत ज्यादा है, इसके इवेपोरेशन के चांसेस, इसमें लिक्विड के गैसियस फॉर्म में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और एक प्लेट जो है उसका सरफेस एरिया बोतल और कप दोनों से ज्यादा है, इसलिए इवेपोरेशन के चांसेस जो हैं वो रिलेटिवली किसी भी प्लेट के अंदर ज्यादा होंगे। तीसरा जो फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तीसरा फैक्टर जो इवेपोरेशन की रफ्तार के ऊपर असरअंदाज होगा वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तमाम लिक्विड्स की फोर्सेस एक जैसी नहीं होती। मैं यहाँ पर 3 लिक्विड्स के नाम लिखता हूँ। अल्कोहल, ये भी एक लिक्विड है, वाटर पानी, ये दूसरा लिक्विड है, और एक और मैं लिक्विड लिख रहा हूँ हनी, शहद, जो कि विस्कस लिक्विड है। अब इन तीनों लिक्विड्स को अगर देखें तो अल्कोहल जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक है। इसके मॉलिक्यूल्स की आपस की जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा कमजोर है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अल्कोहल की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग है। और एक शहद की देखें अगर हम बात, तो शहद के मॉलिक्यूल में चूंकि सल्फ्यूर की मिलावट भी आ जाती है, मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है। हनी के अंदर, किसी भी शहद के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर मैं इन तीनों को अगर कंपेयर करूं तो अल्कोहल की फोर्सेस हैं उन्हें हम वीक जानते हैं। वाटर जो है अगर हम इसकी फोर्सेस को स्ट्रांग कहें तो जो हनी है उसकी जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी। वर्क के लिहाज से अगर हम इसको देखें, अल्कोहल की फोर्सेस वीक हैं, वाटर की फोर्सेस स्ट्रांग है, तो हनी की फोर्सेस हैं वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। जब हम किसी लिक्विड की फोर्सेस की बात करेंगे, फोर्सेस अगर वीक हैं तो मॉलिक्यूल आसानी से एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। अगर मैं इसकी डायग्राम यहां पे बनाना चाहूं, यहां पर मैं 3 सिलेंडर बना रहा हूं। इन तीनों सिलेंडर्स के अंदर तीनों डिफरेंट लिक्विड्स हैं। मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट वाली डायग्राम है, लेट्स सपोज इसमें अल्कोहल है और ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं। सेकंड वाली डायग्राम में वाटर है, सेकंड वाले सिलेंडर के अंदर वाटर है, और ये तीसरे वाला सिलेंडर है या कंटेनर है, इसके अंदर हनी है, इसके अंदर शहद है। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी आपस में फोर्सेस जो हैं ये बहुत ज्यादा वीक हैं, जिस वजह से इनके मॉलिक्यूल्स का आपस में डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। और इसके मॉलिक्यूल्स के आपस में इनकी अट्रैक्शन वीक है, इजीली इवेपोरेट करके जा सकते हैं, आसानी से इनकी इवेपोरेशन हो सकती है। अल्कोहल की इवेपोरेशन की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल की जो फोर्सेस हैं वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, इसकी फोर्सेस वाटर की स्ट्रॉन्गर हैं। इसके मॉलिक्यूल्स के लीविंग के चांसेस जो हैं वो अल्कोहल की निस्बत कम है। इसमें मैंने 3 मॉलिक्यूल्स को एरो से शो किया है, अल्कोहल में मैंने 5 मॉलिक्यूल्स को एरो से शो किया है। इट्स मीन कि इसकी रफ्तार, इसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई है। अल्कोहल की इवेपोरेशन हाई होती है। वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स की चूंकि अट्रैक्शन स्ट्रांग है, उनकी इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है लो होगा। हनी की अगर हम बात करें, शहद के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन चूंकि बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स की जो इवेपोरेशन है इसका जो रेट है वो सबसे कम होगा। तो बात समझ आती है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक हैं तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, इवेपोरेशन का जो रेट है, इवेपोरेशन का जो रेट है वो हाई होगा। अगर तो फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो इवेपोरेशन
वीक होगा, स्लो होगा, और अगर तो फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो इवेपोरेशन की रफ्तार जो है दोनों की निस्बत कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन आता है, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स रेट ऑफ इवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं, उसकी तादाद, उसकी मिकदार को कम या ज्यादा करते हैं। आज का बच्चों हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसको हम रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। आज हमने क्या सीखा है? आज हमने इवेपोरेशन की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, इसको हम रिकॉल करते हैं। इवेपोरेशन क्या है? सबसे पहली बात, इवेपोरेशन जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है जिसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इवेपोरेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है वो अपनी गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लिक्विड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसा अमल, जिस अमल में कोई भी लिक्विड अपनी गैसियस फॉर्म में चला जाए, इस अमल को इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। इवेपोरेशन के प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वाटर है H2O और वो लिक्विड स्टेट में है, जब वो वाटर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाएगा तो डेफिनेटली उसको एनर्जी देना पड़ेगी। एक मोल लिक्विड को गैसियस फॉर्म में जाने के लिए 41 किलो जूल, अप्रोक्सीमेटली 41 किलो जूल पर मोल की एनर्जी दरकार होती है। सवाल आता है, एक्सप्लेन इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से ठंडक पैदा होती है, साबित करें। तो हम इसके जवाब में लिखेंगे कि कोई भी लिक्विड जो है उसके तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। अगर हम किसी भी लिक्विड की बात करें जिसको हमने सिलेंडर के अंदर या कंटेनर के अंदर क्लोज किया हुआ है, तो उस लिक्विड के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं लिक्विड के जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लो होती है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उनकी स्पीड भी हाई होगी, ज्यादा रफ्तार से मूव करेंगे, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है उनकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की रफ्तार भी कम होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो हैं जब वो सरफेस की तरफ आएंगे तो वो सरफेस को लीव करके जा सकते हैं। ये मैंने 4 मॉलिक्यूल जो हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई थी, जैसे ये सरफेस के ऊपर आए और ये सरफेस से लीव करके चले गए, अपनी वेपर में चले गए, अपनी गैसियस फॉर्म में चले गए। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में ये लिक्विड अपनी गैसियस फॉर्म में चला गया है, इस लिक्विड का गैसियस फॉर्म में चले जाना, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो लीव करके चले गए। जो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है उन्होंने भी तो इवेपोरेट होना है, क्योंकि इवेपोरेशन का प्रोसेस कभी खत्म नहीं हो सकता। जब लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दे नीड ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कहां से लेंगे? वो एनर्जी अपनी सराउंडिंग से लेते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लो होती है, जब वो इवेपोरेट होंगे तो वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को लेते हैं, जिस वजह से सराउंडिंग का टेंपरेचर, इर्द गिर्द का टेंपरेचर लो हो जाता है और कूलिंग का एहसास पैदा होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल है कि जब हम अपने हाथ के ऊपर अल्कोहल या पेट्रोल के चंद ड्रॉप्स रखते हैं तो अल्कोहल या पेट्रोल हमारी हथेली पे आके चंद ही लम्हों में, चंद ही सेकंड्स के अंदर इवेपोरेट कर जाता है। जैसे अल्कोहल और पेट्रोल के कतरे ड्रॉप्स हमारे हाथ से इवेपोरेट करते हैं, हमारे हाथों में ठंडक का एहसास पैदा होता है। और वो वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल जब इवेपोरेट करेंगे तो वो हमारी बॉडी में से हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी के टेंपरेचर को, बॉडी की एनर्जी को इस्तेमाल करके इवेपोरेट होते हैं, जिस वजह से हमारे हाथ पे ठंडक का एहसास पैदा होता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो टेंपरेचर है। टेंपरेचर के बढ़ने से चूंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के कोलाइजन, टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी ज्यादा रफ्तार से वो मूव करेंगे उतने ही ज्यादा आसानी से वो लिक्विड की सरफेस में से लीव करके चले जाते हैं।
हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन की जो रफ्तार है वो बढ़ती है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। गर्म हालात के अंदर, धूप के अंदर कपड़ों के सूखने का प्रोसेस है वो ज्यादा इजी होता है। उसकी वजह भी यही होती है कि टेम्परेचर क्योंकि धूप में ज्यादा है, जिस वजह से कपड़ों से आसानी से वाटर जो है वो इवेपोरेट करके खत्म हो जाता है। दूसरा सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल की इवेपोरेशन का प्रोसेस आसान होता है। किसी भी प्लेट के अंदर इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है कप और बोतल की निस्बत तेज होगा क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा। तीसरा मॉलिक्यूल की आपस की फोर्सेस हैं। अल्कोहल में चूंकि फोर्सेस वीक होती हैं तो उसका जो इवेपोरेशन का रेट है वो बाकी मॉलिक्यूल्स की निस्बत जो है वो हाई होगा क्योंकि वाटर और हनी के दरमियान फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होती है। हमारा आज का टॉपिक बच्चों यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको आसानी से जो है वो ज़हन-नशीन कर लेंगे। मजीद इस टॉपिक के हवाले से अगर कोई किसी तरह का मसला होगा तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके अंदर जो है वो अपनी फीडबैक से इसको जरूर हमें आगाह करें, हमें बताएं। तो आपके जो सवाल, आपकी जो क्यूरीज हैं उसका जवाब जो है आपको वॉइस मैसेज के जरिए जो है वो ग्रुप्स में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेव प्रेशर